आज का हमारा विषय है वाइट गोल्ड पैटर्न से तूर लगाने की या अरहर लगाने की विधि। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? इसमें हम यह देखेंगे कि अरहर एक उपेक्षित फसल है। इसे मुख्य फसल का दर्जा दें, किस जाति का चुनाव करें, आपके लिए कौन सी दूरी सही है उत्पादकता आपकी बढ़ाने के लिए। इसके बाद पौधे के फुन्नी की कटिंग क्यों करनी चाहिए और वो कब करनी चाहिए और उसका क्या महत्व है, और इसके साथ मर रोग आता है उसे तुअर का या अरहर का ऐंठना कहते हैं, वह हम सब देखेंगे। मर रोग और फाइटोप्थेरा ब्लाइट का नियंत्रण कैसे करें। इसके बाद आता है कोहरे से होने वाले नुकसान, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और छिड़काव का प्रबंधन। यह सब हम रिकॉर्ड उत्पादन के लिए वाइट गोल्ड ट्रस्ट पैटर्न से अरहर की खेती की विधि हम देखेंगे। पहला सवाल यह है कि तुअर या अरहर की फसल का उत्पादन क्यों घटता है। अगर पिछले साल की उदाहरण ले तो पिछले साल बारिश ज़्यादा हुई थी। मानसून ख़त्म होने के बाद भी स्मॉग की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। इससे फूल जल गए, कलियाँ जल गई, छोटी छोटी फलियाँ भी जल गई। फाइटोप्थेरा ब्लाइट इतनी व्यापक बीमारी कभी नहीं रही। फ्यूजेरियम विल्ट जो एक डायबैक रोग है, यह भी प्रचलित था। सभी संयुक्त कारणों से पिछले साल तुअर का उत्पादन कुछ किसानों के लिए कम था। उचित योजना, उचित नियंत्रण और उचित प्रबंधन करने वाले किसान पिछले साल भी हमारे ही किसान हैं। उनको अच्छा उत्पादन मिला। तो उत्पादन में कमी होने का क्या कारण है? तो सबसे पहले हमने देखा कि यह एक दुर्लक्षित फसल है। तो इस फसल को कभी मुख्य रूप से या प्रधान फसल का दर्जा इन्हें नहीं मिला। यानी कहाँ पे आपने लगा दी तूर, जैसे कपास में लगा दी, सोयाबीन में लगा दी, जहाँ पे कभी जाना नहीं होता है वहाँ पे वो तूर लगा दी। तो ऐसा ना करें, उसको एक मुख्य पिक का दर्जा दे। दूसरी बात यह है कि किस्मों का जो आप चयन करते हैं, तो इसमें विद्यापीठ के कुछ सिफारिशित किस्में हैं और कुछ निजी कंपनियों के किस्में हैं। तो उनमें से कौन सी किस्म अच्छी है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। बोने का अंतर जो है, यह पारंपरिक पद्धत से अगर देखा जाए तो तुअर बोते समय 5-5, 7-7 दाने एक ही जगह पे डाल देना, फिर वो बढ़ जाते हैं। फिर आजू बाजू जो कपास रहता है वो घना हो जाता है। कपास को पानी दिया तो यहाँ पे तुअर के जो फूल है वो झड़ जाते हैं, और अगर अरहर को पानी दिया तो कपास खराब हो जाता है। यानी कपास या सोयाबीन में अपन इसकी बुआई करते हैं और इसमें 5वां या 6वां जो ये है कैरी है इसकी, उसमें हम यह तुअर बो देते हैं। पर यह बात आपको समझनी चाहिए कि तुअर में जितने शाखाएं अधिक होंगी उतना आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। इसलिए यह जो बोने की विधि है, यह आपको बदलने की ज़रूरत है। यह देखिए, अगर ज़्यादा शाखाएं है तो आपके उत्पादन
आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। यह सीधा सीधा गणित है। आप जितनी शाखाओं की संख्या बढ़ाओगे उतने आपको फलियाँ मिलेगी, फलियाँ मिलेगी उतने दाने मिलेंगे, उतना उत्पादन आपका बढ़ेगा। इसीलिए शाखाओं की संख्या आपको अगर बढ़ानी है तो ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें योग्य अंतर और अरहर के फुन्नी का काटना। योग्य समय पर फुन्नी को काटना, उसके बाद यह महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद आता है मर रोग। अरहर में यह कब दिखता है? तो अरहर को जब फूलों का लगना शुरू होता है उसके आगे यह दिखना शुरू हो जाता है। तब किसान भाई जागरूक होते हैं और फिर पूछते हैं कि अब क्या करें। यह रोग आमतौर पे जड़ों में या ज़मीन में रहता है और उसमें अपन पूछते हैं कि इसमें छिड़काव क्या करें। यह रोग जून के आखिरी में शुरू होता है, यानी बोने के बाद साधारणतः 15 दिनों के बाद जड़ों का सड़ना चालू होता है और उसके बाद अपन 3 महीने बाद पूछते हैं इसमें क्या ट्रीटमेंट करें। इसीलिए योग्य समय पे इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कोहरे से बचने के लिए अभी क्या करना चाहिए यह हम देखेंगे। तो इन सभी कारणों की वजह से हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। अरहर एक आशावादी फसल है। तो आशावादी क्यों है? आज अगर देखा जाए मराठवाड़ा विदर्भ में पश्चिम खानदेश का भी अगर सोचा जाए तो यह हम अरहर लेते हैं। तो उसमें कापूस, सोयाबीन, गेहूँ, उड़ीद, मूंग, चना, गेहूँ या इन सभी फसलों में अरहर यह फसल बहुत ज़्यादा फायदेशीर है, ऐसा मुझे लगता है और यह मेरा वैयक्तिक मत है। मैं पिछले 7-8-10 सालों से यह कह रहा हूँ कि यह सबसे ज़्यादा आर्थिक नफ़ा देने वाला पीक है। अगर आपको 7,000 या चलो 6,000 रुपये भी अगर उसमें आपको ये मिला, भाव मिला, तो भी यह अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है। उत्पादन और उपज इसमें फ़र्क है। उत्पादन यानी कितने एकड़ में आपको कितना, एक एकड़ में आपको कितनी उपज हुई, और उत्पन्न यानी सभी खर्चों को घटाकर प्रति एकड़ कितना लाभ बचा है। इस फसल को उत्पादन खर्चा बहुत कम है। 100-200 रुपये में इसका सीड मिल जाता है और एक बैग डीएपी की 1200 से 1300 रुपये। तो देखिए आज की कीमत मुझे पता नहीं है, लेकिन एक 1700-1800 रुपये होंगे। इसमें भी अगर उसने दिया नहीं तो फिर चल जाएगा। फिर उसमें खरपतवार नाशक 300-400 रुपये का और उसमें मजदूरी जो लगती है वो, और छिड़काव में 2-2.5 हज़ार रुपये आपके जाएंगे। तो यह सभी प्रबंधन आपको करना है। इसीलिए उत्पादन खर्चा इसमें कम है और एक एकड़ में उसका नफ़ा इस फसल में ज़्यादा है। सिर्फ आपने योग्य प्रबंधन इसमें करना चाहिए। हमारे साथ कई नए किसान जुड़ गए हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस आए, इसलिए कुछ हम वीडियो दिखाने वाले हैं। यह वीडियो किसान भाइयों के हैं जिन्होंने हमारे वाइट गोल्ड पैटर्न की तरह
तुअर अरहर की बुआई की है। तो इस तरह लगभग महाराष्ट्र के सभी जिलों में हमारे हज़ारों लाखों किसान भाई है और उनकी यह प्रतिक्रिया थी हमारे बारे में, यह आपने सुना। तो अरहर प्रबंधन में ज़मीन का चुनाव, तो अरहर के लिए आप भारी ज़मीन चुनें या मध्यम चुनें। हो सके तो हल्की ज़मीन का चयन न करें, और अगर हल्की ज़मीन है और उसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो और अरहर ही पीक आपको फसल लगानी है तो वहाँ पे ड्रिप सिंचन की प्रणाली होनी चाहिए। हल्की ज़मीन में होता क्या है, अगर आपके पास सिंचन की व्यवस्था न हो तो उसको फूल लगने के बाद और उसमें अगर अच्छी नमी नहीं है ज़मीन में तो वो फूल झड़ जाते हैं। इसके लिए उसको यह पानी का जो तान है वो बैठना नहीं चाहिए। तान बैठने के बाद पानी दिया तो फूल झड़ जाते हैं। इसके लिए उसको हर बार पानी देना पानी देना चाहिए। और हल्की ज़मीन में अगर आपको लगाना है तो वहाँ पे सिंचन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखते हैं अरहर की खेती का समय। ऐसा देखा जाए तो 1 जून से 15 जुलाई ये खरीफ में अरहर के पीक के लिए आप ये लगा सकते हो। यदि आप 15 जुलाई तक अरहर की बुआई करते हैं तो भी मैं आपको उपज की कमी नहीं होगी। इसकी अवधि 15 जुलाई तक है और आधे रब्बी के सीज़न में उसको हम कह सकते हैं कि 15 जुलाई और उसके बाद 15 अगस्त तक यह अरहर आप लगा सकते हो। यह अर्ध रब्बी के लिए है। इस अर्ध रब्बी जो इसका प्रबंधन है यह खरीफ में जो अरहर लगाते हैं उसके जैसा नहीं है। यहाँ पे आपको उतना अंतर छोड़ते नहीं आएगा। यहाँ पे आपको पौधों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और छिड़काव भी सब अलग है। तो यहाँ पे अंतर और फुन्नी को काटना यह अर्ध रब्बी में आपके लिए संभव नहीं। यह खरीफ के लिए यह ठीक है। इसके बाद आता है किस्मों का चयन। निजी कंपनियों की कई किस्में हैं। विश्वविद्यालय द्वारा भी कुछ अनुशंसित किस्में हैं। कई किसान भी इसका रिसर्च करते हैं। प्रति एकड़ 25 क्विंटल अरहर यानी तुअर का उत्पादन लेने वाले किसानों के वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। उनमें से कई किसान के अनुभव जानते हैं। उनमें से कई किसानों भाई के अपने जो विचार है हमने देखे हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी किस्में अच्छी है और इन किस्मों की क्या विशेषता है। जल्दी आने वाली किस्मों में मारुति यह पुरानी किस्म है। यह किस्म पुरानी है पर मैं इसकी सिफारिश कभी नहीं करता। मैं तो यह भी कहता हूँ कि इसके जो बियाने हैं यानी सीड्स है आपको फ्री में भी मिले तो ये इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मर रोग को यह किस्म प्रभावित है। इसमें सबसे ज़्यादा वांझ रोग भी आता है और मर रोग भी आता है। इसीलिए यह किस्म आप न लें। दूसरी निजी कंपनियों में एक किस्म है अंकुर सीड्स की चारू। यह जो वैरायटी है यह जल्दी आती है
और दूसरी जो बात है कि इसको एक ही बार में फूल आ जाते हैं और इसका परिणाम अच्छा रहता है, और इसका गलत भी परिणाम हो सकता है। एक ही बार में आप फूल लग गए और उसी वक्त अगर कोहरा आ गया तो फूलों का झड़ना हो जाएगा और उत्पादन कम हो जाएगा। और अच्छा ऐसा हो सकता है, या अगर ये कोहरे से अगर ये बच गई तो इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो यह एक चारू एक अच्छी खासगी कंपनी की है। दूसरी है दफ्तरी 48। उसके बाद कावेरी की संपदा, यह जल्दी आने वाली है और इसका कालावधि मध्यम है। दूसरी मध्यम कालावधि में तारा है, BSMR 736 है, 716 BDS 716, आपको हम उसको बूस्टर 716 भी कहते हैं। यह एक बहुत अच्छी किस्म है। चारू और 716 में लगभग 8 से 10 दिन का फ़र्क है। 716 और चारू के बाद 7 से 8 दिनों में ये आती है। अगर कोहरा भी आ गया और कुछ फूलों का झड़ना भी हो गया तो भी एक चांस रहता है। तो यह एक अच्छी उत्पादन वाली किस्म है। उसके बाद इसकी एक विशेषता यह है कि यह मर रोग के लिए बहुत सहनशील है। फ्यूजेरियम विल्ट जो ज़मीन में से कवक या फफूंद है, इसके लिए भी यह सहनशील है। बांझ रोग इसमें तो नहीं के बराबर ही है, बांझ रोग इसमें आता नहीं है। शाखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। दाल के लिए बहुत अच्छी है, बाज़ार भाव भी इसका अच्छा मिलता है। ऐसा यह सर्वगुण संपन्न 716 यह किस्म है और यह देर से आने वाली है। अब हम देखेंगे सफ़ेद अरहर के बारे में। इसमें 853 है, PDM 853, जिनको हम खड़का भी कहते हैं। पर इन दोनों भी किस्मों पर मुझे विश्वास नहीं है। तो सफ़ेद तुरी में सफ़ेद अरहर में 711 BDM, हम उसको बूस्टर 711 भी कहते हैं। ये जल्दी आती है। 716 से भी यह जल्दी आती है। यह भी मर रोग के लिए सहनशील है। बांझ रोग को यह थोड़ी संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, पर इसकी अगर तुलना की जाए तो अन्य जातियों से यह ज़्यादा सहनशील है और इसकी दाल भी अच्छी होती है। और एक दूसरी किस्म है गोदावरी, पर इस किस्म के जो बीज है यह किसी के पास नहीं है। विद्यापीठ या यूनिवर्सिटी पे अगर आप पूछताछ करते हो तो उसके मार्फत कुछ किसानों को यह देते हैं, पर यह बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इसका आज भी अगर देखा जाए तो ऑप्शन यह है कि उसका 711 इसका ऑप्शन है। तो यह दोनों भी जो वान है या उसको क्या कहते हैं किस्म है, यह उत्कृष्ट है। और इसे अगर वाइट गोल्ड पैटर्न से अगर लगाते हो तो आपको एक अच्छा उत्पादन इस जाति से आपको मिल जाता है। इसीलिए इस पद्धति से इस किस्म का चयन करें। वाइट गोल्ड पैटर्न से अरहर की बुआई करें। उत्पादन बढ़ाने के लिए तुअर यह सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ये देखिए, अगर आपने खेतों में सिर्फ तुअर ही लगाई तो भी चल जाता है, और मैं उसकी सिफारिश। शाखाओं की संख्या ज़्यादा यानी उत्पादन ज़्यादा, तो शाखाओं की संख्या बढ़ाने के लिए उसके लिए आपको अंतर योग्य रखना पड़ेगा। 2 पद्धति से अरहर की
बुआई करते हैं, एक तो आप सिर्फ अरहर ही लगाए, या यानी दूसरे उसमें कुछ भी कौन सी भी फसल आप न लगाए, न कापूस, न कपास, न उड़ीद, न सोयाबीन, सिर्फ अरहर। अरहर। जितनी अधिक शाखाएं उतनी अधिक फलियां, जितने अधिक दाने उतनी अधिक उपज। अर्थात यदि आप शाखाओं की संख्या बढ़ाते हैं तो आपकी उपज बढ़ती है। वह देखो, अरहर की खेती की दो विधियां हैं। या तो शुद्ध अरहर खेती विधि यानी तुअर की खेती में कोई अन्य अंतर फसल नहीं है, न कपास, न उड़द, न मूंग और न सोयाबीन, केवल तुअर। शुद्ध अरहर तुअर की खेती विधि। इस शुद्ध अरहर की खेती पद्धति में 2 लाइन वाली अरहर की खेती विधि भी है। दूसरी फसल को प्राथमिक फसल का दर्जा न दे। तुअर निश्चित रूप से आपको प्रति एकड़ अधिक आय देगी, 1 एकड़ उपज के अधिक लाभ देगा। अब केवल शुद्ध तुअर की खेती की तरीका क्या है, इसे देखिए। हमारे पास ऐसी कई तस्वीरें हैं जिनमें किसानों ने केवल तुअर की खेती की है। 2 पंक्तियों के बीच अपनी मिट्टी के आधार पर आप भारी मिट्टी में 5 फीट की दूरी छोड़ सकते हैं। यदि 711 मध्यम मिट्टी या मध्यम भारी मिट्टी में, और 6 फीट यदि 716 2 पंक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट अंतर होना चाहिए। जैसे अन्य जातियों के पास BSMR तारा है, इसमें भी यह काम करेगा। या तुम भी जा रहे हो, उसमें भी यह काम करेगा। तो यह गैप सही है। तो सफ़ेद अरहर के 5 या 6 फीट 711 में 5 फीट भी ठीक है। लेकिन लाल तुअर में मध्यम भारी मिट्टी में 2 पंक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी रखनी होती है। यहाँ दोनों लाइन के बीच की दूरी 5 फीट है। 2 पेड़ों के बीच की दूरी 1.5 फीट है। यहाँ 1.5 फीट है सकते हो। यहाँ आपके लिए एक और विचार है। यहाँ 4-4, 5-5 इंच जैसे हर 6 इंच पर एक बीज को फेंक देना चाहिए। 2 बीजों का उपयोग न करें, क्योंकि आप रोपण के समय और अधिक कम करना हो। हमने बीच में कोई लाइन नहीं बोई या लगाई है, इसलिए यहाँ बड़ा गैप है। अगर 4 फुट है तो 8 फुट की जगह है। 8 फुट में आप सोयाबीन या उड़द की 3 कतारें लगा सकते हैं। फसल लेनी हो तो ले लो, नहीं तो फूल आ जाए तो ज़मीन में गाड़ दो। इसमें हरी खाद बन जाए। यदि आप एक पीक लेना चाहते हैं तो इसे ले, नहीं तो हरा होने के बाद दबा दें। एक और फ़ायदा यह है कि आप एक छोटे ट्रैक्टर से छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम 5 फीट की दूरी रखते हैं, यानी इसे देखें तो 2 के बीच 5 फीट और यहाँ 5 फीट, यानी दोनों 10 फीट के हो गए। यह देखने के लिए यहाँ देखें कि आप सबसे ज़्यादा क्या नोटिस करते हैं। यहाँ 5 फीट देखें। अगर आपकी ज़मीन बहुत अच्छी है या बहुत भारी ज़मीन है तो 2 पंक्तियों के बीच 8 फीट दूरी बना ली तथा 8 फीट में 3 लाइन सोयाबीन या उड़द बोए। 3 पंक्तियों का अर्थ है 1.5 फीट। यदि पौधा लगाने वाले से दूरी हो तो 1.5 फीट में 3 रेखाएं थी। जो 5 फीट है इसके दोनों और 2.5 फीट जो हमारा उद्देश्य है। व्हाइट गोल्ड पैटर्न अरहर की खेती की पद्धति के अनुसार कोई अन्य फसल अरहर के तने से 2.5 फीट की दूरी पर नहीं रखनी चाहिए। कोई अन्य फसल नहीं, यानी अगर आप 2.5 फीट की दूरी छोड़ते हैं तो आप ऊपर की खुदाई कर सकते हैं। अगर आप 2.5 फीट की दूरी छोड़ते हैं तो अरहर की फसल में ज़मीन से शाखाएं होंगी, जो कम से कम 2 और छोड़ दे 8 फीट लगभग। यदि आप 2 पंक्तियों को अलग छोड़ देते हैं तो आपके पास 3 बोए होंगी जहाँ रेखाएं हैं या उनके बीच, ताकि दोनों तरफ 2.5 फीट की दूरी हो। एक समय में एक बहुत अच्छी भूमि है। बहुत
उपजाऊ भूमि है, आप यहाँ 10 फीट की दूरी रख सकते हैं, 10 फीट की दूरी रखें। यदि आप 4 लाइन की दूरी पर पौधे लगाते हैं तो 5.5 फीट मशीन की दूरी से 1.5 फीट, दोनों तरफ 5.5 फीट और 4.5 फीट से 4 लाइन आ जाएगी, यानी 2.5 से 2.5 फीट या 2 फीट की दूरी से काम चल जाएगा। तो यह तरीका शुद्ध अरहर की खेती का तरीका या जोड़ लो ओला की खेती का तरीका बन जाए। तो अब आपकी दूरी खेती इंटरक्रॉपिंग की इंटरक्रॉपिंग विधि है। सोयाबीन, अरहर या उड़द, तुअर है या कपास और तुअर की सिफारिश नहीं करता। इसमें हम तुअर की दोनों ओर एक एक पंक्ति नहीं बोना चाहिए। हम तुरी को दोनों ओर एक पंक्तियों में बोना चाहते हैं। तो इस तरह वाइट गोल्ड पैटर्न पद्धति में तुअर की फसल बोनी है। इसके बाद जो आता है वह है उर्वरक प्रबंधन। यदि आप इसे देखें तो अरहर की इस फसल को अधिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस फसल की जड़ में गांठें होती है और इसलिए यह अपने आप नाइट्रोजन उत्पन्न करती है। यदि आप थोड़ा बहुत अधिक फास्फोरस देते हैं, यदि आप थोड़ा पोटाश देते हैं और आपको देने की भी आवश्यकता नहीं है। इसकी जड़ प्रणाली इतनी अच्छी है कि जो कुछ भी गैर तरल पोषक तत्व मिट्टी में होते हैं वह इसे अवशोषित करने की क्षमता रखती है। यदि आप अपनी लागत योजना के अनुसार आधा बैग या 1 बैग डीएपी या आधा बैग डीएपी या 1 बैग डीएपी आधा बैग पोटाश देना चाहते हैं तो यह नहीं कहेंगे कि केवल केएसबी और पीएमबी आप दे दो, 2-2 किलो देते हैं तो भी वह देगा, वह जितना चाहे फास्फोरस और पोटाश प्राप्त कर सकता है। अगर आप डीएपी और पोटाश देना चाहते हैं तो 1 बैग डीएपी और 1 बैग डीपी के साथ आधा बैग पोटाश बुआई या 15 दिन बाद 8 दिन या 1 महीने तक भी दे सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है। यदि मैं कपास में 1 दिन देर से खाद डालता हूं तो परिणाम दिखाई देता है, लेकिन तुअर में यदि आप 15 दिन बाद या बुआई के बाद या 1 महीने बाद भी खाद देते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इसे महीने में कभी भी दिया जा सकता है। भले ही आप सुपर फॉस्फेट या पोटाश दे, वह काम करेगा या नहीं, लेकिन अगर आप पीएसबी केएमबी 2 बार या 1 बार भीगने पर देते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। खरपतवार प्रबंधन, हम पाइप में जो दूरी छोड़ते हैं वह जुताई होती है। अधिकांश खरपतवारों का नियंत्रण इंटरक्रॉपिंग द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर आप फ्यूजिफेक्स के अलावा शाकनाशियों का उपयोग करना चाहते हैं तो शाकनाशी है हमारे सोयाबीन में इस्तेमाल होने वाले अन्य शाकनाशियों में शामिल है। इन सभी शाकनाशियों को की खेत में 20% खुराक कम कर दे। खुराक 20% कम कर दे यानी मान ले कि हम इमेजाथाइफर परशूट का प्रयोग कर रहे हैं तो इस 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ सोयाबीन है। जब हम तुअर में 300 मिली या सोयाबीन की मिश्रित फसल या उपयोग करते हैं तो आमतौर पर आधा एकड़ के लिए 10 पंप का उपयोग किया जाता है। वे 12 या 13 पंप करते हैं, यानी जब खेत में सोयाबीन शाकनाशियों का उपयोग करते हैं तो फ्यूगिफेक्स को छोड़कर शाकनाशियों की खुराक में 20% कम कर देते हैं। अरहर मिश्रित फसल या शुद्ध अरहर होने पर भी आप सोयाबीन शाकनाशियों की खुराक को 20% तक कम करके स्ट्रॉन्ग आर्म का उपयोग कर सकते हैं। आप प्रति एकड़ 12.4 ग्राम सोयाबीन की सलाह देते हैं। वहीं 12.4 ग्राम दूर हो तो 1.25 एकड़ प्रयोग करें। शरीर के नियंत्रण में थोड़ी कमी, लेकिन तुअर नहीं चलेगा। तो इस विधि से आप सोयाबीन शाकनाशियों की मात्रा को 20% तक कम करके तुअर में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बताई कि अगर आप पारंपरिक तरीके से अरहर लगाते हैं तो इसकी 5, 10, 15, 20 शाखाएं होती है। यदि हम उत्पाद को
गुणों में लेना चाहते हैं तो शाखाओं की संख्या भी उस गुणक में होनी चाहिए। तो कितनी शाखाएं उगाई जा सकती है? आप विश्वास नहीं करोगे कि यह पौधा कितनी दूर तक शाखा लगा सकता है। इसमें क्या होगा, मेरे द्वारा बताई गई रोपण की विधि का पालन करें, फिर अपने क्रॉप टॉप्सों को काटे, क्रॉप टॉप्सों को निकालें। यहाँ काटना है। यह अंकुर पहली बार 25 दिन, दूसरी बार 50वें दिन और तीसरी बार 75वें दिन होते हैं। यदि बारिश हो रही है तो आपको फफूंदनाशी का छिड़काव करना होगा। यदि बारिश नहीं हो रही है तो फफूंदनाशी का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखें कि आपको शाखाओं की छटाई क्यों करनी चाहिए। यदि आप एक पेड़ लगाते हैं तो यह लंबवत रूप से बढ़ता है। सबसे पहले आपको 25 दिन सबसे ऊपर की छटाई करनी चाहिए। जब पहली छटाई हटा दी जाए तो 8 या 10 शाखाएं आएगी। वे 8-10 शाखाएं हैं। फिर 50वें दिन क्रॉप टॉप को हटा देना चाहिए। फिर 3-3, 4-5 शाखाएं आएगी। यदि हम 5 पकड़ते हैं तो भी 50 शाखाएं होगी। उन 50 शाखाओं के क्रॉप टॉप्स को भी फिर से उखाड़ देना चाहिए। फिर उसे 3-3, 4 शाखाएं मिलेगी। यानी एक पेड़ में 152, 150 एवं शाखा होगी, तक शाखाएं होगी। आपकी दूरी के अनुसार इस विधि से शाखाओं की संख्या बढ़ेगी। जितनी अधिक शाखाएं होगी उतनी आपकी आय में वृद्धि होगी। फिर जो मशीन तुअर तोड़ने की मशीन होती है वह बाजार में उपलब्ध है। शाखाओं की संख्या जितनी अधिक होगी उपज उतनी ही अधिक होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि शाखाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सिरों को काटना ज़रूरी है। सिरों को काटने के लिए पेड़ों और पेड़ों के बीच उचित दूरी रखना आवश्यक है। इस तरह आप तुरी का रिकॉर्ड उत्पादन कर सकते हैं। अगर बारिश का मौसम है तो चोटी काटने के बाद विम सुपर कार्बन डाइज़ाइन प्लस मैंकोजेब एक कवकनाशी है, प्रति पंप 40 ग्राम का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कई किसानों को बोवनी करते समय दिक्कत होती है। पंछी हमारे यहाँ सब सीड्स खा जाते हैं। सुअर भी सब नस्ल नष्ट कर देते हैं, रोपण नस्ल। तो रोपण के साथ साथ आप कार्बोफ्यूरॉन नामक अत्यंत विषैली कीटनाशक दानेदार का भी प्रयोग कर सकते हैं। कार्बोफ्यूरॉन का विपणन अन्य कंपनियों द्वारा नागार्जुन, फ्यूरी और IAL के नाम से अन्य कंपनियों द्वारा भी किया जाता है। कार्बोफ्यूरॉन या कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, यदि कार्बोफ्यूरॉन लिया जाए तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 1 से 2 किलो प्रति एकड़ लेते हैं तो आपको इसे रोपण के साथ बीज के बगल में रखना चाहिए। इसका मतलब है कि आप पक्षियों से पीड़ित नहीं होंगे, जीवाणु पीड़ित नहीं होंगे, सुअर से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद तुअर के अधिकांश किसानों की सबसे बड़ी समस्या मर रोग है। अरहर, फटी तुअर, उबलनी। हम रोग का क्या कारण बनता है? मिट्टी में फफूंदी लग गई है। फ्यूजेरियम विल्ट को क्या कहते हैं? देसी कुछ कहते हैं। ये जड़ें कब से सड़ रही है? जैसे ही पौधारोपण के बाद जड़ पकड़ता है, कवक जड़ों को धीरे धीरे सड़ने लगता है। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है वैसे वैसे रूट स्टॉक भी बढ़ता है। फिर जो प्रकट होता है वह भी तने से होकर ऊपर जाता है और उसका परिणाम हमें फूल आने के बाद दिखाई देता है। जब फूल आने लगते हैं तो हमारा पेड़ खराब होने लगता है और एक एक करके मर जाता है।
और जब हम खेत में पाला पड़ता है तो हर खेत के पौधे मर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम निश्चित है, जब हम इसे अपनी आँखों से देखते हैं तो हम तय करते हैं कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। ऐसा मत करो। यदि मर रोग हर खेत में मौजूद है तो हर किसान को मर रोग पर नियंत्रण करना चाहिए। देखिए, फ्यूजेरियम विल्ट दो प्रकार की होती है। एक फाइटोप्थेरा ब्लाइट जैसे जैसे शाखाओं की मर है, और एक फ्यूजेरियम विल्ट, इसमें पेड़ उखड़ जाते हैं। इसमें पेड़ उखाड़ने के बाद पेड़ के तने के अंदर एक काला भाग होता है। यह फ्यूजेरियम में मुरझा जाता है। पेड़ पूरी तरह से मर जाता है। फूलने के बाद मुश्किल में मरना, उसके लिए आपको 3 बातें बताता हूँ। पहली बात, कोई भी किस्म हो, कोई भी ज़मीन हो, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। बीज को 25 ग्राम तक औपचारिक कर मर रोग से खत्म होने वाले दर वालों क्षेत्र में ट्राइकोडर्मा की 2 बार ड्रेंचिंग करें। मरना कम हो तो 1 बार करें। पहली दवाई लगाएं, बीजोपचार और फिर भी बींचना। बीजोपचार और फिर बींचना। 2 अच्छी बारिश के बाद जब ज़मीन ठंडी हो जाती है तो आपको ट्राइकोडर्मा की पहली ड्रेंचिंग करनी चाहिए, और जहां अधिक डाइबैक हो, अगस्त के अंत में फिर से ड्रेंचिंग करनी चाहिए। 1 किलो प्रति एकड़ काम करेगा, लेकिन 2 बार भीगना यह फ्यूजेरियम विल्ट ट्राइकोडर्मा है। यह अब आपके लिए अधिकांश स्थानों पर उपलब्ध है। अगर कुछ जगहों पर नहीं भी तो आप अगले 2-4 दिनों में आ जाएगा। और आपके पास एक और महत्वपूर्ण पाउडर है। क्या होता है? जब भिगाने पर यह पाउडर होता है तो यह नीचे बैठ जाता है और ऊपर से थोड़ा सा झाग बन जाता है। तो इसमें हमारे पास अभी भी नई तकनीक का ट्राइकोडर्मा यानी पीएसबी केएमबी है। 100% पानी में घुलने वाला भी आसान बना देता है। आपको ड्रिप के माध्यम से देना आसान लगेगा। हम इसके लिए ट्राइकोडर्मा पीएसबी केएमबी को नई तकनीक में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बोने से पहले बीज संस्करण करना ज़रूरी है। आप पहले ट्राइकोडर्मा लगा सकते हैं। अगर आप पहले लगाना चाहते हैं तो आप थायमेथॉक्सान यानी रेहांश 5 मिली भी लगा सकते हैं, और फिर आप ट्राइकोडर्मा का सूखा बीज उपचार कर सकते हैं। जो आपका ट्राइकोडर्मा है, पहले इसे फिर से लगाया जाता है और फिर यह ट्राइकोडर्मा लगाया जाता है। प्रयोग के बाद ट्राइकोडर्मा का शुष्क बीज संस्करण, यह बहुत चिपा है। यह 25 ग्राम प्रति किलोग्राम ट्राइकोडर्मा बीज उपचार है। आप इसे तुरंत दे सकते हैं। इस विधि से आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम और अपने साथ साथ मर रोग भी रोक सकते। बीमारी है फाइटोप्थेरा ब्लाइट, इसे ब्रांच डाई कहते हैं। पिछला साल बहुत बड़ा था। अब आप इस फोटो को देख सकते हैं कि आप अपने खेत में फ्यूजेरियम विल्ट है। इसमें पेड़ की कुछ शाखाएं को मरने पर मर जाती है। शाखाएं मर जाती है। यहाँ दाग सफ़ेद हो जाता है, शाखाएं सफ़ेद हो जाती है। देखो, इतना हमारा है। अगली बीमारी बांझपन है, फैलाता है। मकड़ियों ने बांझपन मोज़ेक मिक्स फैलाया। देखो क्या होता है। इस पंक्तों में गुच्छे में इस पेड़ को न तुम्हारी फलियां की ज़रूरत होगी न फूलों की। यह अंत तक हरा भरा पेड़ रहेगा। इस तरह पेड़ों को देखें। यह पत्ते एक बांझपन मोज़ेक है। इसके पत्ते थोड़े झुर्रीदार होते हैं। पंक्तियाँ सिकुड़ जाती है, लगभग होता है। शाखाएं छोटी होती है और एक शाखा को फूल और फली की आवश्यकता नहीं होती है। इसे बांझपन मोज़ेक कहा जाता है।
यह मकड़ियों द्वारा फैलाया जाता है और हम इस मकड़ियों को नियंत्रण पर कड़ी नज़र रखेंगे। और आमतौर पर अगस्त या सितंबर में कोई परिणाम आता है तो हम आपको बताएं। मराठवाड़ा में भी एक वर्ष बड़े पैमाने पर बांझपन मोज़ेक हुआ। इतना आसान सल्फा बूस्ट बहुत सस्ता और ठंडा स्पाइडर रिपेलेंट सल्फा बूस्ट है जो अगस्त में 30 ग्राम प्रति पंप है। आपको इतना छिड़काव 21 अगस्त के बाद करना चाहिए। फिर फसल के तने का कैंसर होता है। तने का कैंसर, तने पर ऐसा दाग लगता है, यह दाग भूरे रंग का होता है। घाव थे गांठ पर जाती है और फिर अगर वहाँ से राशि बढ़ती है तो पेड़ टूट सकता है। इसके लिए सिर्फ तने पर स्प्रे करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम का छिड़काव किया गया। फिर कीट प्रबंधन में वाटर बोर, यह आमतौर पर फूल आने से पहले पंक्ति लुढ़कने वाले कैटरपिलर के रूप में देखा जाता है, इसलिए थोड़ा सा गैप है, इसलिए इसका ज़्यादा पीछा न करें। ज़्यादा नुकसान नहीं करना। अगर ज़्यादा हो गया तो हम आपको बताएं कि इसका क्या करें। इसके बाद फली छेदक होता है। इस कीड़े को हम हेलियोपोथिस कहते हैं। ऐसा भी होता है कि चने के बीज में कीड़े पड़ जाते हैं। हेलियोपोथिस वह कीड़ा है जो तुरी की फसलों में छेद करता है और इसे ही हम कॉटन बॉलवर्म कहते हैं। यह अंत एक प्रमुख कीट है। आइए देखें कि हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। फलियां, जिसे हम मुकन कहते हैं, फली मुकन है, अरहर मुकन है। 4 से 2-3 दाने टिक या आधा खाया हुआ या गोल नहीं आधा खाया हुआ, तो यह बात है। यह फलीदार मक्खी के कारण होता है। आप अपने ऐसे किताबों पा सकते हैं। कैटरपिलर फली को खाने के बाद कोकून अवस्था में प्रवेश करता है। यदि हरी फली खाई जाती है तो हमें अक्सर फलीदार मक्खियों की फली मिल जाती है। मुकन या अड़कन फलीदार मक्खियों के कारण होता है। थ्रिप्स रस चूसने वाला कीट है। फूलकीटा भी पिछले कुछ सालों से कई तुरी में उग रहा है। देखो, फूल पर थ्रिप्स है। इसके बाद अब हमने सब कुछ कर दिया है। सब कुछ हमारे हाथ में है। हम यह कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोहरा है तो उसका मतलब 2 है। कब लगता है कोहरा? मानसून की समाप्ति के बाद दूसरी दिन जब बारिश होती है तब कोहरा होता है। तो कोहरे को आपके गांव में नहीं पड़ना है। यह कहीं भी आ सकता है, यहाँ तक कि आपके आसपास भी आपकी छत को नुकसान पहुँचा सकता है। कोहरे की उपस्थिति के कारण तुरी के शीर्षों पर लगी हुई कलियाँ, फूल या महीन फलियाँ भी जल सकती है। इसलिए हम वहाँ कोहरे को 100% मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी फसल को कोहरे या धूप से बचाने के लिए कोशिश करना। अगर कोहरे का पुनरागमन हो तो देर रात पहले खेतों में अलाव या धुआं जलाए। सूखे कचरे को गीले कचरे से मिलाकर जला दिया जाए, उसका फ्यूमिगेट किया जाए। एक बार फ्यूमिगेट करने के बाद इसकी एक परत बन जाएगी। यह 40% से 50% खेत में और कोहरे से बचाने के लिए उपयोग की हो सकती है। पहला उपाय है कि धूम्रपान करें, अलावा जलाएं। इसके बाद जल प्रबंधन। क्या आप कहेंगे कि पाइप
पाइप से पानी देना ज़रूरी है। अगर अरहर और चना ऐसी फसल है कि अगर आप पूरे फूल को पकने के बाद पानी देते हैं तो फूल मुरझा जाता है, बड़ी संख्या में फूल झड़ते हैं। इसलिए तुरी को पानी कब देना ज़रूरी है? कलियों के निकलने की फूल की शुरुआत में पानी दे, और अगर दूसरे पानी की ज़रूरत होती है तो जब फली खत्म होने के बाद फली बनने समय फूल खत्म होने के बाद दिए जाए। अब फलियां आ जाए तो फूल खिल जाते सभी पॉट्स का केवल 1 या 2%। फिर दूसरा पानी फूलों में पानी मत दो, पानी देने से बचे। कली अवस्था या दानों भरने की अवस्था में यदि आपके पास ड्रिप सिंचाई है तो पानी की कमी न होने दे। फिर रोज़ पानी दे, 8 दिन में 3 बार पानी दे। फिर पानी को तनाव न होने दे। लेकिन अगर तरल सिंचाई है तो आप फूलों को कली की शुरुआत में और फूलों के अंत के पानी नहीं देनी चाहिए। अगर हल्की मिट्टी है तो पानी की कमी या ड्रिप सिंचाई होने दे। बिना पानी के तनाव में लगातार पानी दे। इसके बाद आता है स्प्रे प्रबंधन। छिड़काव में गलती न करें, छिड़काव में बदलाव न करें। जब आप कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो पैसे खर्च होते हैं। पंप है, किराया है, लोग का खर्चा है। मैं इसके साथ कह रहा हूँ कि यदि आप सामग्री का उपयोग करते हैं तो आप वहाँ उत्पाद के बहुत बेहतर होने चाहिए। ज़रूर पड़ने पर पहले छिड़काव करें, यह अनिवार्य नहीं है। इसमें रेज का पहला स्प्रे आप ज़रूर पड़ने पर टॉपअप 19 सितंबर में कर सकते हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो इसे लेना ज़रूरी नहीं है। रेज 15 मिली, टॉपअप 40 मिली, 19-19-19 75 ग्राम है। दूसरा छिड़काव बहुत ही महत्वपूर्ण छिड़काव है। कली अवस्था में अब हमें इसमें कीटनाशक का छिड़काव करने की आवश्यकता है। पानी चूसने वाले कीड़ों या फूल खाने वाले हो सकते हैं। हेलियोपैथी शुरू हो सकते हैं। तो कौन से कृमिनाशक लेने ज़रूरी है? आप पांडा सुपर या सरेंडर 30 मिली ले सकते हैं, जिसमें फिमिगेंट एक्शन है। लेकिन हम इससे क्या करना चाहते हैं? इसके साथ लेने के लिए हमें कलियों की और संख्या के अधिकतम करने के लिए फूलों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। 15 मिली ज़ेप और 1261-0 100 ग्राम। अब यह छलांग और 1261-0 नोट्स की संख्या में वृद्धि करेगा। लेकिन तुअर में नर फूलों और मादा फूलों होते हैं। जितने अधिक मादा फूल उतनी अधिक फलियां। इसलिए मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए पहले छिड़काव में जिंक एडीटीए 20 ग्राम लेना चाहिए। यह क्या करेगा? कलियों की संख्या बढ़ाएगी और मादा फूलों की संख्या भी बढ़ाएगी, यानी आपका उत्पादन बढ़ेगा। यह दूसरा छिड़काव है। पांडा सुपर या सरेंडर एक कीटनाशक से बना कृमिनाशक है। इसके साथ ही फूलों पंक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए ज़ैप और जिंक एडीटीए। मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए 1261-0 फास्फोरस अधिक होता है। यह कलियां की संख्या बढ़ाने के लिए होता है। फिर तीसरा छिड़काव तब करें जब खूब फूल आ जाए। ज़ेनॉप को उस अवस्था में लेना है, इसलिए यहाँ ज़ेनॉप लिया जाता है। इसका कीट तो वंश में हो जाता है, लेकिन जो कीड़ा है तो कुतर रहा है, जो अटका हुआ है उसे भी ज़ेनॉप 15 मिली, ईमान 10 ग्राम और बूस्ट बोरान 20 ग्राम यहाँ ले रहे हैं। इसे नियंत्रित करें।
अब अंतिम चौथा छिड़काव, कनिकायन अवस्था। अब आपने पहले स्प्रे में फूलों की संख्या बढ़ा दी, मादा फूलों की संख्या भी बढ़ा दी। दूसरे स्प्रे में बेहतर परागन, फूलों की संख्या बढ़ा दी। फूलों का फली में रूपांतर, अब फलियां भरपूर है। अब यह अनाज भरने का समय है। इसमें ज़ेनॉप ज़रूरी ले। यहाँ आपको जानबूझकर ज़ेनॉप का विकल्प नहीं दिया गया है, क्योंकि आप यहाँ मूंगफलियों के कीट को अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। भरारी से अनाज का आकार और वजन बढ़ेगा। 13-045, अगर पानी की कमी है और बी अगर सही पानी है। अगर आप इस तरह से छिड़काव करते हैं तो आपकी फसल अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों, यह वाइट गोल्ड पैटर्न पद्धति का उपयोग करें।